नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 20 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। देखिए ये हमारे जो है नंबर्स हैं, पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी का भी चालू है, टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ये वाले चैनल से आप टाइप करेंगे सर्च इंजन में जाके तो आपको जो है फ्री में वाले चैनल मिल जाएंगे। सारे नोटिफिकेशन और पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। टॉपिक जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो हैं ये वाले स्पिन स्कीम, ठीक, केवीआईसी की है, खादी वाली जो होती है अपनी, इसकी स्कीम है स्पिन स्कीम। अब ये चीज़ थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रही तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि किस से संबंधित है। क्या क्रिकेट का कोई बॉल वॉल बना रहे हैं, क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है, ये ग्रामीण आजीविका मिशन है और ये जो है मना रहा था अभी चौथा राष्ट्रीय पोषण माह, जो कि हर सितंबर में होता है, तो ये चौथा इस साल बनाया जा रहा है। शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देखेंगे। ग्रीन बॉन्ड क्या है, इकोनॉमी संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO, इकोनॉमी संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। कृषि पे समझौता। देखिए पहली स्कीम स्पिन स्कीम की बात हो रही है यहाँ पर। केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, संदर्भ समझ लेते हैं पहले, स्कीम लॉन्च की। यूनिक स्कीम है, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक, भारत की क्षमता का संवर्धन की बात हो रही है। और यहाँ पर पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तनों का उद्योग जो है उससे संबंधित है। जैसे कुम्हार होता है ना, वो घुमाता है चक्के को और उस पर बनाता है मिट्टी के बर्तन, तो उसी संबंधित है। अब यहाँ पर जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया सफूर्ती स्कीम के अंतर्गत स्पिन स्कीम है, जो कि आपके मिट्टी के बर्तनों से संबंधित है। समझ में आ गई बात। वाराणसी में लॉन्च किया गया। सफूर्ती स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो परंपरागत जो हमारे यहाँ उद्योग हैं उनको जो है फिर से वापस लाने पे, ढर्रे पे लाने के लिए है। अब यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का जो रोल है वो एक फैसिलिटेटर का रोल है, मतलब सुविधाजनक बनाना है जो लोग भी मिट्टी के बर्तनों का काम करते हैं, ठीक, और उनको स्पिन स्कीम के अंतर्गत लोन दिलवाएं। लोन किससे मिलेगा? प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना से। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। मुद्रा योजना में 3 तरीके के जो है वो रहते हैं आपका लोन का। शिशु वाला कौन सा है बताइए, कितना इसमें लोन मिल सकता है? और तरुण और एक किशोर है शायद, इन तीनों का बताइए कितने कितने तक का लोन मिल सकता हो। तो शिशु मुद्रा योजना जो है उसके अंतर्गत केवीआईसी जो है, ये जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं लोग, उनको मदद करेगी कि उनको लोन मिले, ठीक। इसमें स्पिन स्कीम में कोई भी सब्सिडी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। इसका मतलब ये भी हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई इसमें पैसा दिया नहीं जा रहा है, बस खाली फैसिलिटेटर, सुविधाजनक बनाना है केवीआईसी को कि लोन मिले, और लोन को सिंपल ईजी जो है इंस्टॉलमेंट में, जो भी मिट्टी बर्तन बनाना चाहता है वो इस स्कीम के अंतर्गत वो लोन लेगा, उसको वो लोन वापस करना होगा, ठीक। तो कोई इसमें सब्सिडी नहीं दी जा रही, ये वाली चीज़ है। वाराणसी से लॉन्च हुआ है, ठीक। और इस ओकेजन पे जो है 780 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स भी दिए गए। और गुजरात में ये स्कीम वाराणसी में लॉन्च हुई, लेकिन गुजरात में केवीआईसी ने डिस्ट्रीब्यूट किए 50 चरखा जो है आपके वीमेन आर्टिजन को केवड़िया में, ताकि वो अपना जो है सस्टेनेबल जो है स्थाई जो है लाइवलीहुड चला सके, ठीक। अच्छा, मिट्टी बर्तनों से संबंधित एक कुम्हार सशक्तिकरण योजना है, उसमें सब्सिडी होती है, इस वाले में नहीं। इसमें प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मिलता है,
KVIC फैसिलिटेटर बैंक है और ये पोर्टर्स को किस बैंक से दिलवाएगा? RBL बैंक। RBL बैंक कब लोगों ने सुना होगा शायद, रत्नाकर बैंक लिमिटेड करके है ये RBL बैंक, इसके अंतर्गत दिया जाएगा लोन को। ठीक, फाइनेंशियल बर्डन कोई नहीं इसमें गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा और पोर्टर को इजी इंस्टॉलमेंट में लोन को वापस देना होगा। ठीक, बस ये कि सेल्फ मतलब आत्मनिर्भर बने, इस पर जो लोग भी मिट्टी बर्तन बनाते हैं उनके लिए है यार चीज़। ठीक, सब्सिडी नहीं है। और इसमें इसी ओकेजन पे बनारसी में एक तो 80 कारपेंट्री आर्टिजन को जो है टूल सेट दिए गए, साथ ही साथ 2000 बेम्बू जो है सैम्पलिंग भी, उनके बीज भी जो है बोए गए आपका सेवापुरी आश्रम में बनारसी में। ठीक, और फिर से बता दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ, स्पिन स्कीम में कोई भी सब्सिडी नहीं है। KVIC फैसिलिटेट करता है पोर्टर्स को कि बैंक लोन मिले। शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई भी गवर्नमेंट को के ऊपर वित्तीय जो है यहाँ पे बोझ नहीं आने वाला है और आसानी से जो भी बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, वो अपना इजी इंस्टॉलमेंट में पैसा जो ये ऋण है इसको वापस करेंगे। ठीक, थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। KVIC जो है आपका, ये एक आपका वैधानिक निकाय है। ठीक, पार्लियामेंट ने एक संसद ने एक एक्ट पास किया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। ठीक, इसके अंतर्गत ये बनाया गया है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। ठीक, कॉरपोरेशन है, इसका मतलब ये क्या हुआ बताइए। अच्छा, इसकी पेरेंट एजेंसी जो है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें जो है आपको मालूम होगा आजीविका मिशन वाले, लाइवलीहुड मिशन वाले में क्या होता था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं। ठीक, स्वयं सहायता समूह जो, और यही लोग जो है इसी स्कीम मिशन के अंतर्गत ये लोग किस चीज़ को मना रहे हैं, सितंबर 2021 को चौथा नेशनल पोषण माह बना रहे हैं। माह मतलब मंथ बना रहे हैं। हर सितंबर का महीने को पोषण जो है मंथ मनाया जाता है। इसको पोषण मंथ का क्या है भैया, जो लोग एडोलसेंट हैं, किशोरावस्था में हैं, ठीक, प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग वीमेन है, ठीक, जो स्तनपान मतलब कराने में सक्षम है महिलाएं, वो हो गई, और जो चिल्ड्रन हैं, तो इन सबको जो है माल न्यूट्रिशन से बचाना है, कुपोषण से बचाना है। तो उसके लिए कई सारे काम हो रहे हैं और सितंबर पूरा महीना ही इसके लिए किया जाता है कि पोषण पे ध्यान दिया जाए। ठीक, तो एक तरीके से अगर ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी बढ़ावा देता है पोषण स्कीम, तो बिल्कुल सही बात होगी। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अभी क्या हुआ कि जो पोषण माह मनाया गया आपका डे NRLM के अंतर्गत, जो कि अच्छा ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। इन्होंने कार्यान्वित करना चाहा है कुछ हस्तक्षेप किस किस उसमें, फूड में, न्यूट्रिशन में, खाद्य में, आपका पोषण में, हेल्थ में, और साथ ही साथ वॉश स्कीम में। वॉश, अब देखो ये वाला जो वॉश है ये आपका मेंस में UPSC पूछ चुका है अलग से एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अब अगर FNHW आ रहा तो ये भी हो सकता है। और वॉश उसने ऐसे पूछ लिया था, उसने ये फुल फॉर्म नहीं दी थी कि वाटर सैनिटेशन हाइजीन, ये तो बाद में पता चलता है जब UPSC जो है वो भांडा फोड़ देता है तो। ठीक, तो वॉश इसकी अब आगे हो सकता है FNHW पूछ ले, तो फूड न्यूट्रिशन हेल्थ, और फिर वॉश में क्या है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन। ठीक, तो ये सारे लोकेशन पे मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है अलग अलग जगह पे, वो अपने जो है बिहेवियर में चेंज लाएं और पोषण वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने आप को अनुकूल बनाएं, वो खुद और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी। ठीक, अच्छा चलिए की पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। पोषण का फुल फॉर्म पता क्या है, प्रधानमंत्री ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट अभियान। ठीक, सितंबर जो है पोषण माह होता है, इसमें बिहेवियर चेंज लाना है और कन्वर्जेंस करना है, कई सारे जो हमारे चल रहे हैं, ताकि कुपोषण खत्म हो सके। किशोर अवस्था जो लड़कियां हैं और मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, और जो है आपका ये चिल्ड्रन। स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन भी जो है सेलिब्रेट करते हैं पोषण माह को, और वो कई सारी चीज़ें करते हैं, पोषण रैली, पोषण जो है प्लज करते हैं, आपका जो है संकल्प लेते हैं, कुछ पोषण रंगोलियाँ बनाई जाती, योगा सेशन होता है, सेंसिटाइजेशन। देखिए हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है, समझना मेरी बात। ठीक, जैसे कहते हैं बुद्धा, गौतम बुद्ध जी का एक वो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है,
अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। अगर बॉडी अच्छी होगी तो माइंड भी आपका जो है अच्छा चलेगा। इसीलिए जो है अपना ख्याल जो है फिजिकल फिटनेस थोड़ी बहुत करा करिए, उसमें योगा वोगा भी आप जोड़िए, बढ़िया है। न्यूट्रिशन गार्डन ये मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था पीछे, तो ये जो है ये भी मनाया जा रहा है। अच्छा, इस साल राष्ट्रीय पोषण माह में 4 थीम है। पहला तो पोषण वाटिका, जो आपका पोषण न्यूट्रिशन गार्डन की बात कही गई थी, ठीक, उसमें भी मोरिंगा का जो है, मोरिंगा को जो है मतलब उगाने के लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बाकी फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें थी, वो भी डाइवर्स तरीके के। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी पढ़ाया था ये। प्लांटेशन एक्टिविटी करनी है, योगा और आयुष को जोड़ना है पोषण से, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट करना है रीजनल न्यूट्रिशन किट, अलग अलग क्षेत्रों में पोषण किट देनी है आंगनवाड़ी बेनिफिशियर्स को, जो लोग भी है लाभार्थी, जहाँ पर हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि कुपोषण ज़्यादा है, ठीक। और ऐसे जो है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, जो उनको चिन्हित करना है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है न्यूट्रिशियस फूड, मतलब उनको जो है पोषक खाद्य पदार्थों का वितरण उनको करना है। तो ये इस 4 थीम पर इस बार पोषण माह मनाया जा रहा है, ठीक। याद हो गया ना, ये चीज़ है। बाकी इन थीमों के अलावा जो है मिनिस्ट्री जो है ये एडवाइस भी करती है, जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, कि कोविड-19 के लिए जो है अपने आप को सजग रखें, ठीक। सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें, मास्क लगाते रहें, हैंड वॉश करते रहें, वैक्सीनेशन कराते रहें, ठीक। बिहेवियर को अच्छा करें। और यहाँ पे न्यूट्रिशन गार्डन में फोकस है मोरिंगा ट्री पे, ठीक। मोरिंगा ट्री के बारे में जरूर पढ़िएगा आज। और आपका दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के बारे में आपको पता है, ये चालू कराई गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जून 2011 में, और ये भी एक रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन था। किसका? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। हो सकता है ये अलग से क्वेश्चन बना दे कि किससे बना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बना आपका जो है नेशनल लाइवलीहुड मिशन। फिर 2015 में इसका नाम कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड, यानी कि ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें मेन चीज़ होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक। महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिला है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। अभी इसकी 21वीं मीटिंग हुई, वर्चुअल हुई, ठीक। और इसमें जो है आपका हाइब्रिड वाला जो है वो रहा, जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठ के वर्चुअली मीटिंग कर रहे थे, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो वहाँ पे थे, ठीक है ना, वो वहाँ पे थे जहाँ पे मीटिंग चल रही थी। तो ये इसको हाइब्रिड फॉर्मेट बोला गया है। कहाँ पे मीटिंग चल रही थी? दुशानबे में, जो कि ताजिकिस्तान की कैपिटल है। कंफर्म करिए, ठीक है। जितने भी ये कैपिटल है ना, कजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, ताजिकिस्तान की, इनकी सबकी कैपिटल लिखिए। नॉर्थ साउथ भी आप कर सकते हैं, और जो है पूर्व से पश्चिम तक भी इसको जो है अलाइन कर सकते हैं आप लोग। जो लिखो यार, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, बार बार यहाँ पे हो रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। मैपिंग पूछ लेगा, आप लोग जो है ये पढ़ते रहोगे, तो हर तरीके से तैयार करना है। तो SCO की मीटिंग थी, 21वीं मीटिंग थी, ताजिकिस्तान में थी, जिसकी कैपिटल है दुशानबे। और यहाँ पे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैसेज दिया गया। जॉइंट SCO CSTO आउटरीच सेशन हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक। और यहाँ पे मोदी जी ने फिर से जो है अपना ये बताया कि भैया बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, जो भी SCO रीजन है उसमें, ठीक है। कट्टरता बढ़ रही है, उग्रवाद बढ़ रहा है। और लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो SCO का रीजन है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से यहाँ पर उदारवादी और प्रगतिशील संस्कृतियों का जो है वास था, मूल्यों का भी। तो अभी जो ये तालिबान वाला हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि इस बढ़ते हुए उग्रवादीपन को हमें रोकना चाहिए, और SCO इसमें बहुत बड़ा रोल अपना अदा कर सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी SCO का हिस्सा है, मेंबर है, इंडिया भी है, ठीक। तो SCO कुड वर्क, उन्होंने बताया, एजेंडा कर सकता है। वहाँ के लोगों के अंदर जो है संयम, वैज्ञानिक और तर्क संगत विचार जो है लाने की, प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, यानी कि प्रमोट मॉडरेशन, साइंटिफिक एंड रैशनल थॉट, ठीक, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है आपके वहाँ के यूथ के लिए, ठीक। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने काफ़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया अपने विकास के जितने भी प्रोग्राम हैं। तो हम, अगर आप कहेंगे SCO मेंबर्स, तो हम अपना ओपन सोर्स सोल्यूशन जो है आप लोग के साथ भी साझा करना चाहेंगे। मैंने आप लोग को पढ़ाया था कोविन
जो कोविन एक बनाई हुई है इन्होंने, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इसको भारतीय गवर्नमेंट ने जो है ओपन सोर्स रखा है। ओपन सोर्स समझने में अगर आपको दिक्कत हो रही तो ये समझ लीजिए कि www जो है ये ओपन सोर्स है, ठीक है ना। इसको यूज़ करने के लिए कोई किसी तरीके का पैसा नहीं देना पड़ता है, कोई भी कहीं से भी इंटरनेट के जो है टच में है तो इंटरनेट के थ्रू जाके www का यूज़ कर सकता है, ठीक। तो ये ओपन सोर्स है। उसी तरीके से कोविन को भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन सोर्स बना रही है। अच्छा बताइए, डब्ल्यू जो था ये किसने बनाया था, उनका नाम क्या था, ठीक। टी से कुछ नाम है, नाम बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, यूरेशियन है, यानी कि यूरोप के भी कुछ कंट्रीज में आते हैं और एशिया के भी। राजनीतिक, आर्थिक और जो है सुरक्षा से संबंधित जो है अलायंस है। राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा, ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल और क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और पॉपुलेशन, आधी जनता तो यहीं रहती है एससीओ में, और जो सकल घरेलू उत्पाद है पूरी दुनिया का उसका 1/5 यानी 20% जो है यहीं इसी एससीओ का ही है, ठीक। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं इस समय। 15 जून 2001 में फाउंड किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ और रशियन है, और जो है इसका प्रीडेसेसर जो थे वो तो छोड़ दो। इंडिया और चाइना जो एक साथ हुए थे शामिल, इसमें कौन से साल में हुए थे बताइएगा, ठीक। ये देखिए आपके ये मेंबर स्टेट्स हैं इसके, जितना ये वाला कलर दिख रहा है आपको, चाइना हो गया, मंगोलिया नहीं है, ठीक। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपके सेंट्रल एशियन सारे कंट्रीज हैं इसमें, रशिया, तजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। लेकिन यहाँ पे एक वो है, एक ट्विस्ट है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ध्यान रखना। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का हिस्सा नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से, तो यहाँ की मैपिंग जरूर करिए। इंडिया पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। तुर्कमेनिस्तान गेस्ट अटेंडेंस में आते हैं, देखिए, ठीक है। यूएन भी आता है गेस्ट अटेंडेंस में। यूएसए का कहीं नामो निशान इसमें नहीं। अफगानिस्तान, ये सब ऑब्जर्वर स्टेट है। यहाँ पे क्या करेगा, मेंबर्स पूछेगा, उसमें से ऑब्जर्वर स्टेट डाल देगा या फिर तुर्कमेनिस्तान डाल देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन बॉन्ड से संबंधित। संदर्भ समझ लेते हैं, फिर ये इकोनॉमी का टॉपिक जो है एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक। जो भी आप बिजली का जो है ना सेक्टर में, पावर सेक्टर में कोई काम कर रहा, तो अगर उसको वित्तीय सहायता चाहिए होती तो जो लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उससे पैसा उसको मिलता है, ठीक। शहरों में इससे मिलता है और रूरल में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है कमीशन करके है, कॉरपोरेशन है सॉरी, उसके थ्रू मिलता है, ठीक है। और इसने अभी पीएफसी ने ही जो है आपका एक यूरो करेंसी जो है ना, जैसे इंडिया की आईएनआर है और अमेरिका की अमेरिकन डॉलर है, वैसे यूरो जो है आपका यूरो जोन में यूज़ होती है। यूरो जोन में, यूरोपियन यूनियन में सब लोग यूरो नहीं यूज़ करते हैं करेंसी को, ठीक। तो यूरो में 300 मिलियन का जो है पहला 300 मिलियन यूरोज का 7 साल का यूरो बॉन्ड निकाला, ठीक। तो अच्छी बात है, ये पहली बार निकाला गया जो है किसी एनबीएफसी के द्वारा, भारत की तरफ से पहली बार निकाला गया जो यूरोपियन करेंसी में है, ठीक। साथियों, ग्रीन का क्या मतलब है? ग्रीन का मतलब ये है कि जो भी पैसा इससे जुटाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसको जो है आपका सनराइज इंडस्ट्रीज जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा जो है, इन सब में लगेगा, या फिर पॉल्यूशन को जो है रोकने के लिए जो भी कार्य होगा, या फिर इन जनरल ग्रीन बॉन्ड का उपयोग जो है पैसा जुटाकर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले कार्यों में किया जाएगा, तो उसको ऐसे बॉन्ड को जो है ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है। अच्छा, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड ये होता है शेयर, एक चीज होती है शेयर और दूसरी चीज होती है बॉन्ड, ठीक। ये जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें शेयर में क्या होता है कि आपने किसी कंपनी के, मान लीजिए रिलायंस के शेयर खरीदे तो आप उसके पार्टनर बन गए, ठीक। अब आपको चाहे उसका अगर प्राइस बढ़ा, 100 रुपये लिया था, अब वो 105 रुपये हो गया तो आपको जो है फायदा हुआ, और 95 का हो गया तो नुकसान हुआ, ठीक। लेकिन बॉन्ड में क्या होता है? 7 साल, एक चीज होती है इसमें टाइम, दूसरी चीज होती है इसकी फेस वैल्यू। मान लीजिए 100 रुपए का है, ठीक, तो फेस वैल्यू हो गई। मैच्योर वैल्यू इसकी जो है ब्याज के हिसाब से होगा कि भैया कितना यील्ड दे रहा है,
ठीक है ना, यील्ड, ब्याज, डिस्काउंट, ये सब जो है बॉन्ड की भाषा में बोलते हैं। मान लीजिए इन्होंने कहा कि 7 साल, टाइम तो 7 साल हो गया, 100 रुपए का था, 7 साल के बाद इन्होंने कहा कि हम 110 रुपए तुमको देंगे, तो ये फिक्स्ड है। इसमें पीएफसी ने कोई शेयर होल्डिंग नहीं दी है, जो भी इसमें पैसा लगाएंगे, इसमें पीएफसी ने एक तरीके से लोन लिया है और ये फिक्स्ड है। इसको इतना पैसा, चाहे पीएफसी ये कार्य कर पाए, प्रॉफिट में रहे, जो है लॉस में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड का मतलब यह है कि दिस हैज टू बी गिवन टू द बॉन्ड होल्डर्स। ये पर्चा जो है एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिस किया है, ये जो है उनके पास आ जाएगा, वो पैसा दे देंगे, यूरो दे देंगे। ठीक, 7 साल बाद वो कहेंगे बेटा पैसा निकाल, यूरो निकाल, ये ला मुझे वापस जो तूने इस पे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये चीज होती है बॉन्ड। समझ में की बात? किस लिए इस यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड क्या है? पर्यावरण संबंधी जो है यूज की जाएगी, बस इतना इसमें जरूरी है बस। और जो फैक्ट वाली चीजें इसमें जानना है कि पहला ये यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया इंडिया से, पहला यूरो में जो है किसी इंडियन एनबीएफसी के द्वारा जो है इशू किया गया है बॉन्ड, और पहला ये यूरो बॉन्ड है जो कि एनबीएफसी का नहीं बात हो रही है यहाँ पे, पहला यूरो बॉन्ड है 2017 के बाद जो भारत की तरफ से इशू किया गया है। ठीक, इसमें कई सारे एशिया के लोग और कई लोगों ने जो है इसको जो है खरीदने की कोशिश करी, ओवर सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्राइब समझते हैं आसान भाषा में, मान लीजिए 100 बॉन्ड थे तो इसको खरीदने 265 लोग आ गए, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, 2.65 गुना जो है लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, और ग्रीन बॉन्ड होता है क्या, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एनवायरमेंटल क्लाइमेट के लिए जो है लाया जाता है। और अच्छा, इसमें कई बार क्या है कि टैक्स इंसेंटिव, भाई जो खरीद रहे हैं जो लोग, एक तो उनको फिक्स्ड पैसा मिलेगा, भले ही कम मिले लेकिन फिक्स मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि उनको टैक्स में भी, जैसे कहते हैं ना यार पीएफ भर दो, जो है कुछ 1.5 लाख रुपए तक का एटीसी, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो एटीसी है उसके अंतर्गत छूट मिल जाती है, तो 1.5 लाख रुपए तक का हो जाता है। तो 1.5 लाख उनको कहीं खर्चा करना है तो वो ग्रीन बॉन्ड खरीद लेंगे, समझ रहे हो? तो ये भी उनको एक जो छूट मिलती है कर में, टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, इसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स इसको खरीदते हैं। पहला ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बैंक ही सबसे बड़ा इशूअर भी है आपका ग्रीन बॉन्ड का। ये ग्रीन बॉन्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव है यूनाइटेड स्टेट्स में। इंडिया में करीबन अभी 2.7 बिलियन का रुपीस का जो है बॉन्ड इशू किया जा चुका है। और जो है ये ग्रीन बॉन्ड वैसे ही वर्क करता है जैसे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं। ठीक, गवर्नमेंट के बॉन्ड को क्या बोल देते हैं, कभी कभी हम लोग बोल देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर जिल्ट सिक्योरिटीज। ठीक, जिल्ट मतलब गवर्नमेंट की हो गई, सबसे मतलब बढ़िया है। ठीक है, गवर्नमेंट तो नहीं छोड़ के भागेगी। ठीक है, और बोरोवर वही है, बॉन्ड मैच्योर होगा तो उसको पैसे मिलेंगे। क्यों लोग खर्चा मतलब इसमें करना चाहते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम हो, पारिस्थितिकी तंत्र बढ़िया हो, पॉल्यूशन ना हो, ये सारी चीज़ें के लिए ग्रीन बॉन्ड का उपयोग, पैसा जुटाए हुए पैसे का उपयोग किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए होता है कमिटमेंट। और इसमें बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर, लाभ क्या क्या है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक से, मतलब कि जो पैसा जो जुटा रहा है पीएफसी, अब इसको फ़ायदा पीएफसी को क्या हो रहा है मालूम है आपको, कि अगर ये बैंक से लेता तो इसको देने पड़ते 10%, यहाँ पे इसको खाली जो है 1-2% से ही काम चल जा रहा है, तो उसके लिए भी फ़ायदा है। ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टर भी अपना कैपिटल इसमें लगाते हैं। सनराइज सेक्टर क्या होता है, सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है, कमेंट करके बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा हो गया, और सस्टेनेबल ग्रोथ, इन सब में ग्रीन बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। चैलेंजेस ये हैं कि ग्रीन बॉन्ड इशू करके पैसा जो है इन्वायरमेंट की बचाव में ही लगेगा, ये अभी तक कोई पक्का नहीं। कई बार देखा गया है कि पैसा तो जुटाए जाते हैं ग्रीन बॉन्ड के लिए, लेकिन यूज़ कहीं और होता है। साथ ही साथ ग्रीन बॉन्ड का कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। देखो, कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो ये बताती हैं कि भैया हाँ ये बॉन्ड या फिर इस कंट्री को का जो है रेटिंग देती हैं कि यहाँ पे आप लोग पैसा इन्वेस्ट करो या फिर इसको लोन दोगे तो क्या ये रीपेमेंट कर पाएगा। ठीक, वर्ल्ड की कुछ जो है वो है S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच है, ठीक है, और मूडीज है। ठीक, इसका ये अपने मूड पे नहीं, जैसे सही होता है उस हिसाब से देता है। इंडिया में क्रिसिल है, ठीक, जो मतलब ये क्रेडिट रेटिंग ये सब देते हैं कि भैया लोन दोगे तो वापसी मिली है कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ बताता है। तो ऐसा ग्रीन बॉन्ड के लिए कहीं है ही नहीं। तो ग्रीन बॉन्ड जो लोग खरीद रहे हैं तो कैसे खरीद रहे हैं कुछ पता नहीं। हालांकि इंडिया में ग्रीन बॉन्ड का टेन्योर 10 साल का होता है, लेकिन जैसे आप कोई और लोन वोन लो कहीं बैंक से 13 साल का रहता है। फर्दरमोर ग्रीन प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा टाइम भी लेते हैं कि वापस रिटर्न दे सकें। ठीक, समझ में आई पूरी अच्छी तरीके से।
अब तो ग्रीन बॉन्ड से बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो गया ना, कि नहीं हुआ। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो भी आपका इकोनॉमी से संबंधित है, और मैं आपको बता रहा हूं WTO से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2021 में यूपीएससी में। अगेन मैं बता दे रहा हूं, हर साल आता है WTO से एक क्वेश्चन आता जरूर आता है। WTO की वेबसाइट खोलो, वहीं से पढ़ना है, कहीं पे भी कहीं कुछ नहीं। जो करंट अफेयर मैं यहाँ बता रहा हूँ और ऑफिशियल, बस कुछ नहीं इसके अलावा। अब देखो यहाँ पर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है, कृषि पे जो समझौता है WTO पे, तो इसके संदर्भ में कुछ बात कर लेते हैं कि G33, अब एक ये ग्रुप है 33, लेकिन इसमें जो देश हैं वो हैं 47। ठीक है, और ये इसमें ज़्यादातर जो कंट्री हैं वो सब विकासशील कंट्रियाँ, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक, दूसरी और कौन सी होती है? डेवलप्ड नेशन होते हैं, जैसे यूएस हो गए, ये विकसित होती। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। WTO, मैं थोड़ा थोड़ा पूरी भूमिका बना के आपको बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें। WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन मकसद है कि जो ट्रेड है, व्यापार है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सिंप्लीफिकेशन हो, जहां पे भी कोई भी टैरिफ बहुत ज्यादा ना कर सके। ठीक, ये सब काम करना 1995 में बना था, बताइए किस ट्रीटी के अंतर्गत बना था। लेकिन एक चीज बात ये भी तो है, जैसे जो है चाइना में कोई आप सामान बेचना चाहता है इंडिया, तो वो वहाँ पे टैरिफ बहुत ज़्यादा कर देते हैं, या फिर जो सामान बनाने की जो कैपेसिटी है वो USA और चाइना की ज़्यादा है, तो वो दुनिया में हो सकता है कि भाई जो है कब्जा कर लें। तो इसलिए WTO का रोल ये भी है कि इन सब चीज़ को रेगुलेट भी करे। तो अब विकासशील देश जो है, एक तरीके से इतना कम टाइम हुआ, 95 में ही तो आया ये, तो विकासशील देश को दबा सकता है विकसित देश जो है। तो इसके लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई कि भैया विकासशील देशों को जो है बचाव किया जा सके। और एग्रीकल्चर पर कई सारे इशू हुए, जैसे इंडिया कहता है कि जैसे आपका ये है ना, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए हम लोग PDS चलाते हैं, वो राशन वाशन मिलता है ना, तो उस पर भी कई सारी कंट्रीज जो विकसित देश है उनको जो है दिक्कत है। वो कहते हैं कि यार ये लोग ज़्यादा उगाते हैं, MSP देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उगाते हैं, और ये पैसा जो गवर्नमेंट जो दे रही है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ये पैसे से ज़्यादा हुआ कि ये मार्केट, जो वर्ल्ड की मार्केट है, उसको फ्लड कर देते हैं। तो मान लीजिए गेहूं जो है USA बेचना चाह रहा था 20 रुपए में, अब अपना इंडिया हो गया, बाकी जो विकासशील देश हैं, हालांकि हम ये कहते हैं कि हम तो ये हमारे इतने ज़्यादा लोग हैं यार, 125-23 करोड़ रुपए लोग हैं, तो हम उनको जो है खाना खिलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन विकसित देश क्या बोलते हैं कि ये लोग ज़्यादा उगाते हैं ताकि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इस वीट को मान लीजिए फ्लड करते हैं, ऐसे मतलब कई सारे अनाजों को, और जो है ये इसके दाम जो है खाली 2 रुपए करते हैं। और USA जो है चाहता है कि ये लोग ना करें तो हम 20 रुपए में बेचें। तो ये काम हो रहा है। तो इसके लिए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इसे बोलते हैं, कितना अनाज को इकट्ठा कर सकते हैं, ये एक इशू है। इस पर एक पीस क्लॉज आया था, UPSC ये पूछ भी चुका है कि किससे संबंधित है, तो आपका इसी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से ही था, WTO संबंधित था। ये परमानेंट नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे इंडिया की तरफ से जो बात कही गई यहाँ पर वर्चुअल में, इसमें बता रहा हूँ कि इस पे परमानेंट सोल्यूशन निकाल दिया जाए। ठीक, दूसरा है आपका स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात करी गई थी। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जो विकसित देश हैं वो आपके यहाँ कुछ इंपोर्ट इतनी तेजी से करेंगे, इतने ज़्यादा पैसे से, कि जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, मान लीजिए आपके यहाँ जो है आपका US से मान लीजिए कोई एप्पल का फ़ोन है, ठीक, एप्पल का फ़ोन है, अब यहाँ पे आप देखो 50,000 रुपये तक का फ़र्क हो जाता है उसके जो टॉप के मॉडल्स हैं। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि वो अगर कहीं से आपको और ना मिले और एप्पल का फ़ोन आपको इंपोर्ट करना पड़े USA से, तो और आपका मान लीजिए इंडिया में भी जो कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोमैक्स है, अभी कोई आप खुद बताओ जितने लोगों क्या लेना चाहोगे, जैसे आपका Xiaomi है, ठीक, इतने सस्ते से बनाने लगे, माइक्रोमैक्स था, लावा था, कहाँ गए सब? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म कर डाली इन्होंने हमारी। इसी तरह खिलौने की बाजार, मतलब जो इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया, और कई जगह हुआ ये काम। ठीक, तो ऐसे स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म ये कहता है कि कभी कभी जब इस तरीके के इंपोर्ट बहुत तेज़ी से और खाली मोनोपोली होने की वजह से हमें लेने पड़ते हैं, तो उन पे जो पैसा ज़्यादा है तो हम उस पर टैरिफ, क्योंकि व्यापार में जो है टैरिफ अगर हम बढ़ा दें कि इंपोर्ट आ रहा है, मान लीजिए पहले 10% था, हम इसको 50% करते हैं, तो वो महंगा हो जाएगा, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ जाएंगी। तो ये भी एक बात जो है एग्रीकल्चर के संबंध में कही गई है इंडिया की तरफ से कि इसको भी इस पर बात होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। अभी देखिए क्या है कि ये तो इनफॉर्मल है, ये कोई ग्रुपिंग वैसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में काम करता है, ये इनफॉर्मल जो है आपका जो है काम करता है, अनौपचारिक है। और एग्रीकल्चर में क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए? अभी 12th
मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इसमें सारे डिसीजन लिए जाते हैं। मेन डिसीजन जो है WTO में इसी के अंतर्गत लिए आते हैं। तो उससे पहले जो है ये लोग बातचीत जो है डेवलपिंग नेशन विकासशील कर रहे हैं कि भैया हमें क्या क्या वहाँ पे मुद्दे किस किस तरीके से रखने हैं। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ यहाँ पे करी जाएगी। और ये ये जो G33 है, इसकी अध्यक्षता जो मीटिंग की अनौपचारिक मीटिंग की अध्यक्षता इंडोनेशिया की तरफ द्वारा की जा रही थी। 47 मेंबर हैं इसमें, ध्यान रखना, 33 से कंफ्यूज मत होना। अच्छा, WTO की डायरेक्टर जनरल कौन है? के है यार, कौन है देखना एक मिनट, नगोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। और 21 मेंबर कंट्रियों ने यहाँ पर जो है अपना दिया। इंडिया ने भी बोला, और इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल जी ने बोला। इंडिया 3 चीज़ें ने बोली, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो मैंने बता दिया, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, और एक डोमेस्टिक सपोर्ट की भी बात करी गई यहाँ पर कि डोमेस्टिक सपोर्ट भी हमें बैलेंस्ड आउटकम होना चाहिए डोमेस्टिक सपोर्ट पे। WTO जो एग्रीमेंट है, समझौता एग्रीकल्चर पे, उसमें उन्होंने कहा पीयूष गोयल जी ने कि बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं। डेवलप कंट्री के लिए अलग रूल है, आपका डेवलपिंग के लिए अलग रूल है। इस तरीके से तो यार हम डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म होने चाहिए, जो ऐतिहासिक तरीके से जो एसिमेट्रिक विषमताएं जो चली आ रही हैं उनको ख़त्म करो। रूल बेस्ड, फेयर और जो है इक्विटेबल्स जो है ऑर्डर बनाना चाहिए, ठीक। और जॉइंट मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट जो है इन्होंने दिया। अच्छा, G33 जो है, ये इसका फुल फॉर्म अगर कभी पूछ ले, जो पूछ सकता है, ये है आपका फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर, ठीक। फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट, विशेष उत्पादों के मित्र के नाम से इसे किया गया था। G33 ग्रुपिंग है ये। स्पेशल प्रोडक्ट ये कहता है कि छूट देनी चाहिए आपका स्पेशल प्रोडक्ट्स पर, एग्रीकल्चर से संबंधित ये स्पेशल प्रोडक्ट वो वाले हैं जिस पर डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश हैं, वो उनको छूट दिया जाए कि भैया सामने वाला जब आपके यहाँ भेजे ऐसे एग्रीकल्चरल स्पेशल प्रोडक्ट्स, तो आपको मना ना किया जाए कि आप टैरिफ ना बढ़ाओ, ठीक, छूट कर दो भाई, ठीक। ऐसे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हो कि जब आपके यहाँ भेजे हैं तो आप टैरिफ जो है उसको बढ़ा भी सको, जब आपको लग रहा है कि ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तेज़ी से आपकी मार्केट को फ्लड किया जा रहा है। अरे फार्मर्स मर जाएंगे हमारे, समझ रहे हो बात, फार्मर्स मर जाएंगे हमारे, जैसे कि अभी हुआ ऑयल की वजह से, ठीक है। कई बिल्कुल फ्लडेड हो गया इस समय, देखो आप ऑयल, ठीक है ना, पूरे जो है फॉरेन से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर टैरिफ हम बढ़ा सकें, ये जो है एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए ग्रुपिंग वैसे दिया गया था जो यहाँ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, कुछ ये WTO चलता रहेगा, स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में पूछ लेगा वो, तो इसलिए इसको याद करना जरूरी है, ठीक। और इसके अलावा जो है ग्रुप ने स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात करता है, जिसमें वो कहता है कि अगर मान लीजिए कभी कभार जो है इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी चीज़ का, तो हम टैरिफ बढ़ा सके, ठीक। विकासशील देशों की यही बात हो रही है यहाँ पर। ये WTO का जो ये G33 है, ये 2003 में कैनकन जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, जिसमें कि दोहा राउंड की बात करी जा रही थी, ठीक, एग्रीकल्चर संबंधी, उससे पहले बनाया गया था। और इंडिया में इंडिया काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है इस वाले G33 में। अच्छा, USA भी इसमें इंडिया के ऊपर काफ़ी जो है बिल्कुल गुस्सा रहता है, उसको लगता है कि विकासशील देश जो है और उसके जो नेता बने हुए हैं इंडिया और चाइना, ये जो है ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, इनको मार्केट एक्सेस चाहिए ना, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, ये चाहते हैं सारा मार्केट यहीं खा लें, ठीक। तो ये चीज़ है। और इंडिया के द्वारा है तो डिफेंसिव कंसर्न रिगार्डिंग जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है WTO का, उसके लिए विकासशील देशों की तरफ से यहाँ पे बात रखी जाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रेगुलेट करता है, विनियमित करता है और सुविधाजनक बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड को नेशंस के बीच में और जो है ये रिवाइज करता है, इन्फोर्स करता है कि रूल्स बने रहें। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 को ये फाउंड हुआ था। किस ट्रीटी के अंतर्गत हुआ था और इसका पहले क्या नाम था? देखो दिखने लगता हूँ यार मैं, ठीक, चलिए जी से नाम था, वो बताइएगा क्या था। और जो है इसमें इनका पर्पज़ यही है कि टैरिफ पे रिडक्शन किया जाए, बैरियर जो भी होते हैं ट्रेड के वो ख़त्म किए जाए। अच्छा, एक तो टैरिफ वाला हो गया बैरियर, और दूसरे बैरियर होता है आपका SPS, ठीक, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। जैसे कहा गया यूके के द्वारा कि तुम्हारे जो मैंगो आता है अल्फेंजो जो है भारत से, उसमें कीड़ा बहुत है, ठीक। तो उन्होंने टैरिफ ना बढ़ाया ना घटाया, उन्होंने कह दिया कि ये जो है इसमें कीड़े उड़े बैक्टीरिया हैं तो हम नहीं लेंगे। तो ये अदर बैरियर में जोड़ा जाता है, नॉन टैरिफ बैरियर बोला जाता है इसे,
समझ में आ गई बात। तो खेल बहुत है लंबे, और इसी के साथ में हम लोग आ गए हैं कौन बनेगा एस पीसीएस वाले जो है सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर एसके जोशी लेबोरेटरी एक्सीलेंस अवार्ड से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताइए कौन से ट्रू है। इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, एकदम गलत, डीआरडीओ ने नहीं लॉन्च किया इसे, और ये भारत का पहला ऐसा जो है लेबोरेटरी में एक्सेलेंस का अवार्ड जो है भारत में पहली बार है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ट्रू पूछा गया था तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि सी आंसर होगा। और इसमें यही है कि जो भी ऑपरेशनल जो संचालित लेबोरेटरी हैं वहाँ पे टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, मेडिकल इंक्लूडिंग ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक, इसको लॉन्च किया है किसने? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बारे में जरूर पढ़ो। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है, क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन कौन सी इसकी चीज़ें करता है, ये सारे पढ़ना। ठीक, और इसके ये जो एसके जोशी जी जो है ये काफ़ी प्रख्यात है साइंस और एकेडमिया के, विज्ञान और शिक्षा के फील्ड में। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसमें ट्रिक भी बताऊंगे बहुत अच्छी, आराम से सुनिएगा। अभ्यास हुआ, मिलिट्री अभ्यास हुआ सूर्य किरण, ठीक, से संबंधित, तो कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें गलत पूछे गए। ये मिलिट्री, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग थी आपकी, जिसमें बायलैटरल द्विपक्षीय जो आपके रिलेशंस हैं उनको जो है फर्दर आगे लेके जाना है, मजबूत करना है, परंपरागत जो हमारी दोस्ती है उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अच्छी बात है। और ये एक्सरसाइज जो सूर्य किरण है ये पिथौरागढ़ में हुई यूके, और ये इंडिया और चाइना के बीच में होता है, और ये संस्करण है 19वां, बिल्कुल गलत है, इंडिया चाइना के बीच में नहीं होता है। ठीक, और ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और पूछा यहाँ पे फॉल्स गया है, असत्य, तो सिली मिस्टेक मत करना, तीसरा ही सिर्फ गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये इसका नाम है सूर्य किरण, तो किरण से हो गया शाहरुख खान। ठीक, और ये सूर्यवंशम आपको पता है, अमिताभ बच्चन हमेशा आती रहती है सेट मैक्स पे, तो अमिताभ बच्चन और किरण बोलने वाले जो शाहरुख खान हैं ये गए नेपाल और वहां पे जाके ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग करी। ठीक, अमिताभ बच्चन और किरण वाले जो है सूर्यवंशम वाले अमिताभ बच्चन और किरण वाले जो ये है आपके शाहरुख खान, ये दोनों नेपाल गए ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग करने। सूर्य किरण जो है इससे आपको अब याद हो जाएगा, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। ठीक, तो अच्छा ये चीज़ है कि ये इस बार पिथौरागढ़ यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है, इंडिया में हुआ है। ठीक, लास्ट टाइम 2019 में हुआ था, वो नेपाल में हुआ था, इतना तो याद रख लेना कि किरण वाली बात है। ठीक, तो इसी के साथ में आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि उनको जो है उनको भी फायदा हो सके, शेयर और सब्सक्राइब करा कर। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा, और सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहना है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।